हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक पुलिस वाले की है जिनका नाम अर्जुन यादव है। तो चलिए अब ये कहानी अर्जुन यादव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। रात के 2:30 बज चुके थे। नेशनल हाईवे 27 पूरी तरह सुनसान पड़ा था। घना कोहरा धीरे धीरे सड़क को निकल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अर्जुन यादव अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। वह उस रात गश्त पर अकेला था। उसकी सरकारी जीप की हेडलाइट्स कोहरे में मुश्किल से 20 फुट तक का रास्ता दिखा पा रही थी। अर्जुन यादव एक सख्त और अनुशासित पुलिसकर्मी पिछले 3 सालों से इसी थाने में पोस्टेड था, पर आज की रात उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे बैठा हो, लेकिन बार बार देखने पर पीछे की सीट खाली मिलती। हाईवे पर 83 किलोमीटर के बाद एक चाय की दुकान आती थी, मुरली टी स्टॉल, जो 24 घंटे खुली रहती थी। ट्रक ड्राइवर, पुलिस वाले और रात के सफर में निकले लोग वहां रुकते, चाय पीते, बीड़ी फूंकते और थोड़ा सुस्ताते। अर्जुन भी वहीं जाने का मन बना चुका था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। दुकान पूरी तरह बंद थी, ताले लगे थे। वहां कोई नहीं था, ना मुरली, ना उसकी बीवी, ना कोई ग्राहक। अर्जुन को अजीब सा लगा, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही मुरली से बात की थी और उसने कहा था कि दुकान हमेशा खुले रहती है। जीप की हेडलाइट्स उस बंद दुकान के शटर पर टिकी थी। अर्जुन ने हॉर्न दिया, आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन को तभी अपने वायरलेस सेट पर टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, अर्जुन मत, रुको, वहां मत। वह चौंक गया। उसने तुरंत रिसीवर उठाया और जवाब दिया, कौन बोल रहा है? ओवर। पर अगली ही सेकंड वह आवाज गायब हो गई। बस एक तेज चीख की गूंज रह गई, जो जैसे वायरलेस से निकलकर जीप में फैल गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उतरकर देखना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांसें ले रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अर्जुन ने इंजन चालू किया और तेजी से वहां से निकल गया। रियर व्यू मिरर में उसे कुछ पल के लिए दुकान के सामने एक धुंधली परछाई दिखी, काले रंग में लिपटी हुई, बिना चेहरा, बस साया। उसे अब यकीन हो चला था यह हाईवे सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बना। यहाँ कुछ और भी है, कुछ जो हर रात जागता है। अर्जुन यादव उस रात अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। दुकान के बाहर जो भी हुआ उसे वह किसी से बांटना चाहता था, पर यह जानते हुए कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वह चुप रहा। गाड़ी चलाते हुए उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। हाईवे पर अब और गहरा कोहरा फैल चुका था और दृश्यता केवल कुछ मीटर की बची थी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद अर्जुन को सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। वह पूरी तरह काले कपड़ों में थी, काली साड़ी, काला घूंघट और हाथ में चूड़ियां। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, शायद कोई स्थानीय महिला होगी जो किसी वाहन का इंतजार कर रही हो। उसने जीप रोक दी और खिड़की नीचे करते हुए पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? यह इलाका सुरक्षित नहीं है। महिला ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन चेहरा अब भी घूंघट से ढका हुआ था। उसकी आवाज बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, उस मोड़ तक जहां मेरी आत्मा मरी थी। अर्जुन सिहर उठा। वह शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी आत्मा मरी थी? कौन ऐसे बोलता है? उसे लगा शायद वह किसी मानसिक तनाव में है। ठीक है, बैठिए गाड़ी में, अर्जुन बोला, थोड़ी हिचक के साथ। महिला बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई। जीप में उसका चूड़ियों की खनखनाहट और कपड़ों की सरसराहट ही सुनाई दी। गाड़ी चलने लगी। अर्जुन ने बार बार रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन घूंघट अब भी चेहरे को पूरी तरह ढके हुए था। आपका नाम? अर्जुन ने पूछा। महिला ने जवाब नहीं दिया। कहां जाना है आपको? बस उस मोड़ तक जहां मैं जली थी। उसका स्वर और धीमा हो गया था, लेकिन बात सुनकर अर्जुन का माथा ठनक गया। जली थी? अर्जुन ने अब रियर व्यू मिरर से गौर से देखा और देखा कि वह महिला जीप में बैठी ही नहीं थी। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी।
उसका शरीर झटके से ठंडा हो गया। गाड़ी रोकते हुए वह तुरंत नीचे उतरा। चारों दरवाजे खोलकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ पीछे की सीट पर चूड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया और तभी एक सर्द झोंका उसके चेहरे से टकराया। जीप की लाइट्स झपकने लगी और सामने सड़क पर वही महिला अब फिर से खड़ी थी। इस बार उसने घूंघट हटाया और अर्जुन चीख पड़ा। उसका चेहरा जला हुआ था, अधजला, काला, खोपड़ी जैसी आंखें और एक तरफ की चूड़ियां पिघल चुकी थी। मेरा अंतिम मोड़ आ गया, वह बोली और धुएं में बदल गई। अर्जुन वहीं सड़क पर गिर पड़ा बेहोश। अर्जुन को होश थाने के अस्पताल कक्ष में आया। सिपाही विजय उसके पास बैठा था, चेहरा चिंतित। सर, आप हाईवे पर बेहोश पड़े मिले। जीप रोड किनारे रुकी थी। आपने वायरलेस का जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ था? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी डर की परछाइयां थीं। वह जानता था कि जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। वो औरत, वो जलता चेहरा और वो चूड़ी, सब कुछ सच था। लेकिन कौन यकीन करता? वह उठते ही सीधे रिकॉर्ड रूम गया। पुरानी फाइलें देखने का मन बना चुका था। उसने फैसला किया, जिस दिन से यह सब शुरू हुआ है उस इलाके में पिछले 15 सालों में जो भी एक्सीडेंट हुए हैं सबकी रिपोर्ट मिल चाहिए। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक फाइल मिली। केस नंबर 403 2003 बस हादसा, मोड़ संख्या 27। फाइल के पहले ही पन्ने पर लिखा था, स्थान NH 27 मोड़, समय रात 3 बजे, स्थिति 12 अगस्त 2003। एक प्राइवेट ट्रैवल बस जयपुर से गोरखपुर जा रही थी। बस में कुल 30 यात्री थे। ड्राइवर को अचानक मोड़ पर सामने किसी महिला के खड़े होने का भ्रम हुआ और उसने बस का संतुलन खो दिया। बस खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। 27 लोगों की मौत हुई। केवल 3 लोग बचे, ड्राइवर, कंडक्टर और एक बूढ़ी औरत। मृतकों में एक नाम पढ़ते ही अर्जुन का ध्यान रुक गया। सावित्री देवी, उम्र 22, नवविवाहिता, शादी के ठीक एक हफ्ते बाद ससुराल लौट रही थी। उसकी लाश नहीं मिली। फाइल के पिछले हिस्से में एक फोटोग्राफ संलग्न था, जले हुए सामान का, और उसमें एक टुकड़ा था चूड़ी का, वही डिजाइन, वही टूटा सिरा जो अर्जुन को पिछली रात मिला था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत फोटोग्राफ झूम करके देखने लगा। अचानक उसे एक बात खटकी। तस्वीर में एक धुंधली परछाई थी, जैसे कोई औरत बस के मलबे के पास खड़ी हो। हालांकि उस समय वहां कोई नहीं था। रिपोर्ट में भी कुछ नहीं लिखा था। अर्जुन अब पूरी तरह से यकीन करने लगा था कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। उस मोड़ पर कोई आत्मा बंधी है और वह अब भी कुछ ढूंढ रही है। वह फाइल बंद करके बोला, इस आत्मा को मुक्ति दिलाने से पहले यह मुझे नहीं छोड़ेगी। रात गहराने लगी थी और अर्जुन का डर और गहराता जा रहा था। अर्जुन के भीतर अब डर के साथ साथ एक जुनून भी जाग चुका था। वो जान गया था कि कुछ रहस्यमयी है, कुछ अधूरा, जो उस मोड़ पर बंधा हुआ है, और अब वो खुद भी उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उस रात वह खुद से भिड़ने का फैसला कर चुका था। रात के 2:30 उसने अपनी सरकारी जीप उठाई और सीधे उसी मोड़ की तरफ निकल पड़ा, मोड़ नंबर 27, जहां सावित्री देवी की आत्मा बंद है। रास्ते में कोहरा और गहराता गया, लेकिन इस बार अर्जुन न रुका, न डरा। उसने जेब में तुलसी की माला, मोबाइल में हनुमान चालीसा का ऑडियो और डैशबोर्ड पर एक छोटा सा भगवान हनुमान की मूर्ति रख ली थी। 2 मिनट 9 सेकंड गाड़ी मोड़ पर पहुंची। अर्जुन ने इंजन बंद कर दिया और चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। कोई जानवर भी नहीं दिखा, सिर्फ सड़क और कोहरा। तभी पीछे की सीट पर से एक खनकती आवाज आई, चूड़ियों की। अर्जुन ने धीमे से रियर व्यू मिरर देखा और वह वहीं बैठी थी। वही काली साड़ी, वही घूंघट, बस इस बार कुछ अलग था। उसकी सांसें तेज थीं। अब की बार औरत ने खुद ही बोलना शुरू किया, तू बार बार आता है, क्यों? जब मैं जिंदा थी किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। अब जब मैं मर चुकी हूं सब डरते हैं मुझसे। अर्जुन कांपते स्वर में बोला, तुम क्या चाहती हो? औरत की आवाज अब भारी हो गई, मर्दों जैसी। मैं चाहती हूं बदला, इंसाफ। मेरी शादी के 7वें दिन ही मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया और सबने कहा हादसा था। नहीं था, वो एक साजिश थी। अर्जुन को लगा जैसे हवा थम गई हो। वह अब उसके पति का नाम जानना चाहता था, लेकिन तभी औरत ने तेज चीख मारी और घूंघट उठाया। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसका चेहरा अब पूरा जला हुआ था, आंखें लाल जैसे अंगारे और होंठ गल चुके थे, जैसे कोई अधजली लाश उसके सामने बैठी हो।
अर्जुन ने तुरंत मोबाइल से हनुमान चालीसा चलाया। जैसे ही भजन की ध्वनि गूंजने लगी, ये महिला छटपटाने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोक इसे, ये मंत्र मुझे जला देंगे, मैं अधूरी हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अर्जुन ने मंत्र का वॉल्यूम और तेज कर दिया। महिला ने एक झटके में अपना शरीर धुएं में बदल लिया और जीप की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। एक पल को अर्जुन को लगा जैसे उसका दम घुटने लगा है, और फिर सब शांत हो गया। अर्जुन हाँफ रहा था, पसीने में डूबा हुआ। पीछे की सीट खाली थी, बस एक जलती हुई चूड़ी और राख का टुकड़ा बचा था। अब उसे यकीन हो गया, ये आत्मा गुस्से में है, न्याय के बिना शांति नहीं पाएगी। अर्जुन यादव ने तय कर लिया था, अब वो सिर्फ डर कर नहीं बैठेगा, बल्कि सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगा। फाइल में लिखे 3 जीवित बचे लोगों में एक नाम उसे अब भी याद था, बृजमोहन यादव, बस ड्राइवर। अर्जुन ने लोकल रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि बृजमोहन अब भी जिंदा था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से मानसिक रूप से अस्थिर माना जा रहा था। वह पास के एक छोटे गांव देवलिया के किनारे झोपड़ी में अकेला रहता था। अर्जुन ने जीप उठाई और दोपहर में वहां पहुंचा। गांव के लोग कहते थे, बृजमोहन पागल है साहब, दिन रात अकेले से बातें करता है, कहता है वो औरत मुझे हर रात बुलाती है। अर्जुन ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से टूटी फूटी आवाज आई, कौन? सावित्री फिर आ गई क्या? दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा झुर्रियों भरा चेहरा दिखा, आंखें डरी हुई, जैसे हर वक्त कोई साया उसके पीछे हो। बृजमोहन? अर्जुन ने पूछा। वो कांपते हुए बोला, तू पुलिस वाला है ना? सावित्री तुझे भी बुलाने लगी क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं उस रात की सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम वही ड्राइवर हो जिसने मोड़ पर एक औरत को देखा था और बस खाई में गिर गई। बृजमोहन के होंठ कांपने लगे। उसने गर्दन झुकाई और धीमे स्वर में बोला, वो औरत वहां खड़ी नहीं थी साहब, उसे जानबूझकर उतारा गया था। ससुराल वालों ने बहाना बनाया, बीच रास्ते में बाथरूम के लिए बस रुकवाई, और फिर जैसे ही वो उतरी, बस चला दी। वो चिल्लाई, भागी, लेकिन हम ड्राइवर लोग ऊपर से हुक्म मानते हैं। मुझे कहा गया, बस निकाल दो जल्दी। किसने कहा था ये? अर्जुन ने तेजी से पूछा। उसका पति नरेश सिंह ठाकुर बहुत ताकतवर था, बस भी उसी के ट्रैवल एजेंसी की थी। बृजमोहन अब फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उस औरत को नहीं मारा, लेकिन मैं भी दोषी हूं। मैंने आंखें मूंद ली। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अब कहानी साफ हो रही थी, यह कोई दुर्घटना नहीं, एक सुनियोजित हत्या थी, और आत्मा तभी शांत होगी जब उसका असली हत्यारा पकड़ा जाए। तभी बृजमोहन का चेहरा फटी फटी आंखों से उठा। वो आज भी आती है साहब, मेरी खिड़की के बाहर खड़ी रहती है, कहती है, गवाही दे दे वरना मैं तुझे ले जाऊंगी। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा, तुम मेरी मदद करो। बृजमोहन ने कांपते हाथों से अर्जुन को एक पुरानी फोटो दी सावित्री देवी की। उसकी आंखों में अब भी जीवन की एक हल्की सी चमक थी, शायद अब शांति की उम्मीद भी। बृजमोहन की बातों और सावित्री देवी की तस्वीर के बाद अर्जुन को अब कोई शक नहीं रहा, उस मोड़ पर जो हुआ था वह एक सोची समझी हत्या थी, और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था नरेश सिंह ठाकुर। अर्जुन ने थाने लौटते ही इंटरनेट रिकॉर्ड, पुराने अखबारों और अपराध शाखा की फाइलें खंगालनी शुरू की। नाम बड़ा था नरेश सिंह ठाकुर, कभी स्थानीय नेता, फिर ट्रांसपोर्ट कारोबारी बना, और अब शहर का एक रसूखदार व्यक्ति। उसके पास बसों का बेड़ा था, ढेरों प्रॉपर्टी थी, और पुलिस की आधी टीम उससे मिली हुई थी। नरेश पर पहले भी घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में केस हमेशा बंद हो जाते। अर्जुन ने उस पुराने केस को फिर से खंगाला, जिसमें सावित्री की मृत्यु दुर्घटना बताई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी, मेडिकल रिपोर्ट भी अधूरी, और गवाहों के बयान एक जैसे थे, वो बस हादसा था। अर्जुन अब समझ चुका था ये पूरा केस दबाया गया था। वह सीधे डीएसपी अनिल चौहान के पास गया और सारा मामला सामने रखा, लेकिन अनिल चौहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो, लेकिन ये नरेश ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है, उसे छेड़ोगे तो खुद फंस जाओगे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अर्जुन ने जेब से वो टूटी हुई चूड़ी निकाली और फिर सावित्री की तस्वीर। सबूत अभी नहीं, लेकिन आत्मा खुद गवाही दे रही है, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। डीएसपी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, गैर सरकारी तौर पर तुम इस पर काम करो, लेकिन अगर बात ऊपर पहुंची तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन को यह मंजूर था।
उसने सबसे पहले नरेश ठाकुर के पुराने ड्राइवर कमलेश यादव का पता निकाला, जो अब मथुरा के पास एक ढाबे में काम करता था। कमलेश ने पहले बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने उसे सावित्री की फोटो और बृजमोहन की गवाही की बात बताई तो कमलेश सिहर गया। कमलेश ने फुसफुसाकर कहा, साहब, उस रात जो बस में हुआ वो प्लान था। सावित्री को जलाना था, क्योंकि वो अपने पति की करतूतों के खिलाफ बोलने लगी थी। नरेश ने सबको चुप रहने का पैसा दिया था। वो बस रुकवाई गई थी और उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया। फिर नरेश ने खिड़की से पेट्रोल फेंक दिया और बस में आग लग गई। अर्जुन सुनकर सन्न रह गया। अब उसके पास दो गवाह थे, सावित्री की पहचान थी और एक टूटा हुआ चूड़ी का सबूत। पर नरेश ठाकुर को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। उसे अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि अगला मोड़ बहुत खतरनाक होने वाला था। अब अर्जुन के पास सबूत थे, गवाह थे और दृढ़ निश्चय भी। लेकिन जितना वो सच्चाई के करीब जा रहा था, उतना ही अंधेरा गहराता जा रहा था। रात के करीब 2:15 अर्जुन अपने सरकारी क्वार्टर में केस की फाइलें देख रहा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई देने लगी थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अनकनोवन कॉलर। उसने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक धीमी टूटी फूटी सी औरत की आवाज गूंजी, क्या मेरा इंसाफ मिलेगा? अर्जुन की सांस रुक गई। उसने घबराकर पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, मैं, सावित्री। फिर फोन से सिर्फ आग की लपटों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जल रही हो। अर्जुन ने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, धक धक धक। रात के इस वक्त अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और जमीन पर जलती हुई एक चूड़ी पड़ी थी, वही टूटी चूड़ी। अब अर्जुन को एहसास हुआ, यह आत्मा अब उससे उम्मीद कर रही है, और अगर वह पीछे हटा तो यह आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन अर्जुन ने कमलेश और बृजमोहन दोनों को थाने बुलवाया और उनके बयान रिकॉर्ड किए। फिर उसने डीएसपी चौहान को सब दिखाया। चौहान बोला, यह केस अब सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, लेकिन हमें उसे दबोचने से पहले ठोस सबूत और गिरफ्तारी का वारंट चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर सिस्टम धीमा है तो मैं अकेला जाकर उससे सवाल करूंगा। उसी शाम अर्जुन ने नरेश ठाकुर के बंगले की रेकी की। बंगला किसी किले से कम नहीं था। चारों ओर कैमरे, गार्ड और लग्जरी कारें। अर्जुन वहां नहीं गया, वह बस दूर खड़ा रहा। लेकिन तभी उसे एक खिड़की से दिखा नरेश ठाकुर शराब पीते हुए हंस रहा था, और दीवार पर एक फोटो लगी थी, सावित्री देवी की शादी की तस्वीर। अर्जुन ने मोबाइल से फोटो क्लिक की। रात होते होते उसे फिर से वही कॉल आया, मेरे कातिल को देख लिया तूने, अब उसका अंत पास है। फोन कट गया। उस रात अर्जुन ने नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार आंखें बंद करते ही एक ही चेहरा दिखता, अधजला, पिघला हुआ, सावित्री। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मांग थी, इंसाफ। अर्जुन जान गया था, अगली टक्कर अब सीधे नरेश ठाकुर से होगी, और ये टक्कर जानलेवा भी हो सकती थी। अर्जुन अब पूरी तरह केस में उतर चुका था। रात की कॉल, जलती चूड़ियां, गवाहों की गवाही और सावित्री का भूत, ये सब अब डरावने नहीं बल्कि प्रेरणादायक बन चुके थे। वो जानता था कि नरेश ठाकुर का अंत करीब है, लेकिन पहले उसके बंगले के अंदर की सच्चाई जाननी होगी। अर्जुन ने एक योजना बनाई। वह सिविल ड्रेस में एक पुरानी टैक्सी में बैठकर नरेश ठाकुर के बंगले के आसपास चक्कर लगाने लगा। उसे पता चला कि बंगले में रोज शाम एक पुराना माली आता है, जो 20 साल से वहीं काम कर रहा है। अर्जुन ने मौका पाकर माली से बात की। बाबूजी, कुछ न पूछिए, इस बंगले में रात में कुछ ठीक नहीं। बहुत बार रात के 3 बजे बाथरूम से औरत की चीखें आती हैं। कभी कभी दीवारों पर राख की लकीरें बन जाती हैं। साहब खुद एक कमरा बंद रखते हैं जहां कोई जाने की इजाजत नहीं है। कौन सा कमरा? अर्जुन ने पूछा। ऊपर कोने में एक लाल दरवाजा है, हमेशा बंद। एक बार सफाई के दौरान मैंने झांकने की कोशिश की। अंदर सिर्फ राख, टूटी तस्वीरें और एक अजला दुल्हन का घूंघट पड़ा था। अर्जुन सिहर गया। उस रात उसने माली को मनाया कि जब दरवाजा खुला मिले तो उसे खबर दे, और 2 दिन बाद वो मौका मिल ही गया। रात करीब 11 बजे माली ने इशारा किया, आज दरवाजा खुला है, ठाकुर साहब बाहर गए हैं। अर्जुन तुरंत बंगले में घुस गया। जूते उतारकर बिना आवाज किए ऊपर पहुंचा और लाल दरवाजे के सामने खड़ा हो गया।
हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन जोरों पर थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक तीखी गंध थी, जली हुई चमड़ी, राख और पुराने धूप बत्ती की। चारों ओर दीवारों पर सावित्री की तस्वीरें चिपकी थीं, कुछ जली हुई, कुछ फटी हुई। और कोने में एक चौकी पर रखा था एक फोटो एल्बम जिसमें नरेश और सावित्री की शादी की तस्वीरें थीं। और एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, तू अब मेरी नहीं रही, अब तेरी चिता में ही तेरा सुहाग जलेगा। उसके नीचे एक पुराने पुलिस इंस्पेक्टर का नाम भी लिखा था, जिसने रिपोर्ट दबाई थी, इंस्पेक्टर रघुवीर मलिक। अर्जुन ने सारा फोटो खींचा, सबूत इकट्ठे किए, और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और उसी घूंघट वाली औरत की परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, अब तुझे सब दिख गया, अगला नंबर उसका है। इंस्पेक्टर मलिक। कमरे में एक तेज चीख गूंजी, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और अर्जुन नीचे गिरते गिरते बचा। वो बुरी तरह कांपता हुआ बाहर निकला, पर उसके हाथ में वो सबूत थे जो इस केस को खत्म कर सकते थे। बंगले से निकलने के बाद अर्जुन एक पल भी नहीं रुका। उसके हाथ में अब वो एल्बम था जिसमें नरेश ठाकुर की असलियत और इंस्पेक्टर रघुवीर मलिक के नाम की सच्चाई दर्ज थी। यह साफ हो गया था कि उस वक्त के जांच अधिकारी ने जानबूझकर केस दबाया था और अब शायद उसी पर श्राप की बारी थी। अर्जुन ने फौरन रघुवीर मलिक का पता निकाला। वह अब रिटायर्ड हो चुका था और शिवगढ़ कस्बे के बाहर एक फार्म हाउस में अकेला रहता था। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो देखता है फार्म हाउस की खिड़कियां बंद थीं, मुख्य दरवाजा अध खुला था और अंदर से सड़ांध की तीखी गंध आ रही थी। वह चेतावनी की भावना से भीतर गया और जो उसने देखा वह उसकी रूह कंपा देने वाला था। रघुवीर मलिक की लाश छत से लटक रही थी और उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंका हो, पर शरीर पूरी तरह जला नहीं, बस सजा हुआ लग रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, झूठ की कीमत मौत है सावित्री। पास ही मेज पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा था जिसमें रघुवीर ने खुद अपने हाथों से कबूलनामा लिखा था। मैं इंस्पेक्टर रघुवीर मलिक 2006 की सावित्री देवी आत्महत्या केस की असली रिपोर्ट को नष्ट करने का दोषी हूं। मुझे आदेश मिला था नरेश ठाकुर से पैसे और पद के बदले सच्चाई छुपाने का। मैंने रिपोर्ट बदल दी, पोस्टमार्टम वाले को धमकाया और केस को बस हादसे में बदल दिया। लेकिन तब से आज तक वो औरत मुझे नींद में जलती दिखती रही और अब लगता है वो मुझे लेने आई है। पढ़ते ही अर्जुन समझ गया, अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं बल्कि एक एक अपराधी का हिसाब है। वह तुरंत सबूत लेकर वापस लौटा, लेकिन थाने पहुंचते ही उसे खबर मिली नरेश ठाकुर फरार हो गया है। उसने डीएसपी अनिल को सब दिखाया, कबूलनामा, फोटो एल्बम, चूड़ियां, माली की गवाही और अब मलिक की मौत। डीएसपी अब सन्न था। तुम ठीक कह रहे थे अर्जुन, ये कोई साधारण केस नहीं, लेकिन अब नरेश को पकड़ना जरूरी है, इससे पहले कि सावित्री की आत्मा उसे अपने तरीके से सजा दे। अर्जुन बोला, मैं यही चाहता हूं कि इंसाफ कानून के हाथों हो, ना कि मौत के। लेकिन अगर नरेश नहीं मिला, डीएसपी ने उसे रोका, तो शायद सावित्री उसे पहले ढूंढ लेगी। अर्जुन ने नरेश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाई। आखिरी लोकेशन दिखी, हाईवे नंबर 43, वही मोड़ जहां सब शुरू हुआ था। रात गहराती जा रही थी। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर थी। रात का अंधेरा पूरे हाईवे को अपने चपेट में ले चुका था। अर्जुन की नर्वसनेस चरम पर थी। नरेश ठाकुर की लोकेशन उसी कुख्यात मोड़ पर मिली थी जहां कई साल पहले सावित्री की जिंदगी खत्म हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी टीम को साथ लिया और हाईवे की ओर निकल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था ये आम गिरफ्तारी नहीं होगी, ये मुठभेड़ होगी सच और झूठ, न्याय और अन्याय की। हाईवे पर पहुंचते ही उन्हें नरेश का जीप खड़ा मिला, लेकिन उसमें नरेश का कोई सुराग नहीं था। तभी अर्जुन ने देखा कि पास की झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। नरेश, अर्जुन ने आवाज लगाई। झाड़ी से धीरे धीरे नरेश निकला। उसके चेहरे पर हंसों और घमंड के साथ साथ डर भी था। तुम मेरे खेल को समझ ही नहीं पा रहे हो इंस्पेक्टर, ये सब तुम जैसे नौसिखिए लोगों के लिए एक साजिश थी, नरेश ने कहा। सावित्री की मौत मेरे लिए महज एक शुरुआत थी। इस हाईवे के कई राज छुपे हैं जो मैं किसी के सामने नहीं आने दूंगा। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल निकाली। अब तुम खत्म हो नरेश।
नरेश ने अचानक झाड़ी से एक तेज धुआं निकाला और अर्जुन के सामने खड़े गार्डों ने उसे घेर लिया। लेकिन तब अचानक वहां अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने देखा वही सावित्री का भूत, जलती हुई परछाई धीरे धीरे नरेश की ओर बढ़ रही थी। नरेश ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन वह फिसला और जमीन पर गिर पड़ा। भूत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसी वक्त नरेश के शरीर पर जलन की लपटें उठने लगी। नरेश चीखने लगा, वो चीख जो सालों से सावित्री की मौत के बाद उसके कानों में गूंजती रही। उसकी चीखें हाईवे के अंधेरे में गूंज उठी, जैसे उस काले मोड़ पर कोई शाप फिर से सक्रिय हो गया हो। अर्जुन और बाकी पुलिस वाले दंग रह गए। भूत धीरे धीरे गायब हो गया और नरेश के शरीर का धुआं भी फीका पड़ने लगा। नरेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी रही, लेकिन उसकी आत्मा और उसका अपराध अब हाईवे के काले अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अर्जुन ने वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक राहत और संतोष था। सच की जीत हुई, उसने कहा, चाहे वो जमीन पर हो या उस दुनिया में। हाईवे पर अब फिर से सुकून था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उस काले मोड़ की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उन अंधेरे राजों का इंतजार था जो सामने आने बाकी थे। हाईवे की खामोशी में अब एक नई सुबह थी। नरेश ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन ने केस को मुकम्मल करने की पूरी ठानी थी। अदालत में सबूत पेश हुए और सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगी। सावित्री की आत्मा ने आखिरकार न्याय पाया, लेकिन उस सफर में अर्जुन की जान भी कई बार दांव पर लगी। उसने जाना कि सच का रास्ता आसान नहीं होता, खासकर जब वह शक्तिशाली और भ्रष्ट लोगों से टकराता है। थाने में लौटकर अर्जुन ने अपने सहयोगियों को बताया, यह कहानी सिर्फ एक हत्या का केस नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का पर्दाफाश है जहां इंसाफ दब जाता है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। लोग कहते थे कि हाईवे पर जो कुछ भी अजीब होता था वह अब खत्म हो चुका है, लेकिन अर्जुन जानता था कि डर और रहस्य कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ एक नए रूप में छुप जाते हैं। अर्जुन ने अपने नोटबुक में लिखा, सावित्री की आत्मा ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सच का सामना करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जो सच से डरते हैं उनका अंत हमेशा डरावना होता है। अर्जुन अब अपने काम में और भी ज्यादा जुट गया और अपने कर्तव्य के प्रति और ईमानदार हो गया। हाईवे पर गाड़ी गुजरती तो उसे लगता जैसे सावित्री कहीं दूर से उस पर नजर रख रही हो। कई बार जब रात होती तो अर्जुन दूर से एक चमकती हुई आभा देखता, मानो सावित्री की आत्मा उसे धन्यवाद कह रही हो। हाईवे का श्राप टूटा था, पर उसकी छाया हमेशा वहां बनी रहेगी, और अर्जुन जैसे इंस्पेक्टर ही उस छाया में रोशनी लेकर चलते रहेंगे। यह कहानी यही समाप्त होती है, एक इंस्पेक्टर की हिम्मत, एक आत्मा का न्याय और सच की जीत की कहानी। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।